हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्राइट माइंड्स विद श्वेता के साथ। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था एनवायरनमेंट में हमने इकोसिस्टम देखा था। हमने ये देखा था कि 10% लो क्या होता है, एनर्जी फ्लो कैसे मूव करती है, 90% हीट कैसे कन्वर्ट ख़त्म हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, और सिर्फ 10% ही नेक्स्ट आपके ट्रॉफिक लेवल पे उसको मिलता है। तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले तो इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट ही किसने दिया था? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है किन्होंने दिया था। एजी टांसले ने। किन्होंने? आर्थर जॉर्ज टांसले ने। इकोसिस्टम फंक्शन किन्होंने बताया था? एडम कौन थे? एगन एडम। और आपके एनर्जी फ्लो कॉन्सेप्ट किनका था? रेमंड लैंडमैन का। ठीक है, हमने ये लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था कि सिंगल चैनल मॉडल में जो आपका एनर्जी फ्लो है उसमें हमने देखा था सिंगल चैनल मॉडल होता है, एक वाई शेप्ड मॉडल होता है। जो सिंगल चैनल मॉडल होता है वो एक यूनि डायरेक्शन में जाता है, यानी कि उसमें रिवर्स कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता, वो सिर्फ एक यूनि डायरेक्शन में जाता है। लेकिन जो वाई शेप्ड मॉडल इकोसिस्टम है वो क्या है? वो ज़्यादा रियलिस्टिक है। ठीक है, रियलिस्टिक को आप मान सकते हो, वो वास्तविक और वो टू वे में जाता है। टू वे में कैसे? एक आपके लिविंग की तरफ से, एक आपके नॉन लिविंग की तरफ से, इसलिए इसको क्या शेप बोली जाती है? वाई शेप्ड। वैसे ही हमारा क्या देखा था हमने? जो डेट्रियस फूड चेन है वो कैसी है? मृत पदार्थों से शुरू होती है। और गेजिंग फूड चेन कैसे स्टार्ट होती है? जो हरे पौधों से स्टार्ट होती है। जो इकोसिस्टम है वो कितने पार्ट से मिलके बना है? 2 पार्ट से मिलके बना है, बायोटिक एंड अबायोटिक। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट रिसाइकिल करते हैं। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम का मुख्य कार्य है। और एनर्जी फ्लो का मेन सोर्स क्या है? आपका सन। जो न्यूट्रिएंट रिसाइकिल होती है या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कह लो इकोसिस्टम की, वो क्या करती है? इसको संतुलित बनाए रखती है। डिकम्पोज से स्टार्ट करती है और डिकम्पोज पे ही खत्म हो जाती है। फूड वेब इकोसिस्टम को स्थिर बनाता है, एक स्टेबिलिटी लेके आता है। क्या? आपका फूड वेब। और टांसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया था, हम सबको पता है। और एगन एडम को क्या बोलते हैं? हम मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कहते हैं। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं? जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसकी जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है या जो उसका कार्य है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवित और निर्जीव घटक यानी कि बायोटिक और अबायोटिक घटक परस्पर क्रियाएं करते हैं और यही इकोसिस्टम को संतुलित और कार्यशील बनाते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्या? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसको हम बोलते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र। जो ये वन पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये क्या होता है? देखो, जो हमारा वन पारिस्थितिकी तंत्र है एक हमारा नेचुरल इकोसिस्टम होता है, जिसमें हम हमारे प्लांट्स की बात करते हैं, हमारे एनिमल्स की बात करते हैं, हमारे सूक्ष्म जीव, हमारी सोइल, हमारी एयर, वाटर, ये सब मिलकर जो एक संतुलित तंत्र बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम वह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें हमारे पेड़ पौधे, हमारे जीव जंतु, हमारे सूक्ष्म जीव, मिट्टी, जल, वायु, ये सब मिलकर एक संतुलित तंत्र बनाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये हमारी अर्थ का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम माना जाता है भाई। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है? जो हमारा फॉरेस्ट है, जो हमारा वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट लगा लो, हमारा वन क्षेत्र लगा लो, जो ये है ये कैसा है? बायोटिक प्लस अबायोटिक। इनका जब एक रिलेशन बनता है, क्या बनता है? एक रिलेशन बनता है। पारस्परिक संबंधों से बनने वाला तंत्र ही क्या कहलाता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहलाता है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये 2 पार्ट से मिलकर बनता है। अभी हमने देखा था बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट हम पीछे 3-4 क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो आई गेस मुझे इस पर इतना जोर नहीं देना चाहिए। अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिनको हम निर्जीव तत्व मानते हैं। जैसे आपके मेन बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं? अबायोटिक फैक्टर्स।
जैसे आपका क्लाइमेट फैक्टर हो गया, जैसे आपका टेम्परेचर, आपकी एयर, ह्यूमिडिटी, आपकी लाइट, हमारी रेन यानी कि तापमान, वर्षा, प्रकाश, आर्द्रता और हवा, ये क्या होते हैं? ये होते हैं क्लाइमेट फैक्टर्स ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स। और जैसे अगर हम इसके सोइल फैक्टर्स की बात करें तो सोइल फैक्टर में क्या आ जाएगा? वही हमारी सोइल, मिट्टी, खनिज, इनका पीएच लेवल, इनकी नमी यानी कि इनके अंदर जो मॉइस्चराइजर होता है वो सब आ जाएगा सोइल फैक्टर में। वैसे ही हमारा जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि जो ऑर्गेनिक के अंदर है, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर है, क्या होता है? हमारी बॉडी से लगा लो, हमारी बॉडी में क्या मिलता है? हमें वाटर भी मिलता है, हमें और क्या मिलता है? ऑक्सीजन। और क्या मिलता है एनवायरनमेंट में? CO2। और क्या मिलता है आपका? नाइट्रोजन। ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर वैसे ही सेकंड हमारा क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जो आपके जैविक घटक हैं। जैविक घटक जो लिविंग थिंग्स हैं, हमारे एनिमल्स हो गए, हम हो गए। हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ये जीवित भाग होते हैं। इसमें सबसे पहले बात किसकी होती है? आपके प्रोड्यूसर्स की यानी कि उत्पादक की। उत्पादक क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो बाय फोटोसिंथेसिस सूरज से अपना खाना लेते हैं। फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा होते हैं। जंगलों में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलते हैं? हमें जानवर थोड़ी देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलते हैं? पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे प्लांट्स, हमारे क्रब्स यानी कि जिनको हम झाड़ियाँ बोल देते हैं, हमारी ग्रास, हमारे एल्गीज, शैवाल वगैरह, ये सब चीज़ हमें कहाँ मिलती है? हमें फॉरेस्ट में मिलती है। वैसे इस पे सेकंड पे आपका क्या आ जाता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता में हमें पता है कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने आएंगे? अभी देख के आपको पता चल जाएगा कितने आएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो आपके शाकाहारी जीव होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, आपके हिरन, खरगोश, हाथी। और जैसे फिर हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? छोटे मांसाहारी, जो इन छोटे छोटे शाकाहारियों को खाते हैं। जैसे हमारा सांप हो गया, लोमड़ी हो गई, मेंढक हो गया। और फिर कौन सा आता है? टेरिटरी कंज्यूमर्स यानी कि जो आपका तृतीयक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरियस बोलते हैं, जो शीर्ष मांसाहारी होते हैं। आजकल तो आदमियों को ही खाने लग गए। ठीक है, दोबारा हम कहाँ जा रहे हैं? इंसान से हम दोबारा आदि मानव की तरफ जा रहे हैं, जहाँ एक दूसरे को कच्चा खा रहे हैं। कैसे भी खा रहे हो कच्चा, खा तो कच्चा ही रहे हैं। ठीक है, शीर्ष मांसाहारी जैसे आपका शेर, बाघ, तेंदुआ और बाज हो गया आपका। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? आपके टेरिटरी कंज्यूमर्स में यानी कि शीर्ष मांसाहारी में ये सब आते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी? डीकम्पोजर्स की यानी कि जो अपघटक होते हैं। अपघटक क्या काम करते हैं? जो हमारे डेड एलिमेंट्स होते हैं यानी कि जो मृत पदार्थ होते हैं उनको विघटित करते हैं, उनको कंपोज करते हैं और वापस न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिलाते हैं। जैसे आपका बैक्टीरिया और फंगी क्या होते हैं? बैक्टीरिया और फंगी होते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें कि वन के स्तर व्यवस्था क्या है या स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हम जो हमारी वनस्पतियां हैं उनके अलग अलग लेवल की स्थिति को बताता है, उनको व्यवस्थित करता है। जैसे उसमें सबसे पहले जो लेयर आती है वो क्या होती है? कैनोपे लेयर। कैनोपे लेयर क्या होती है? जो सबसे अपर वाली लेयर होती है। मैं आपको बाय उसके भी समझाऊंगी ये इमेज के। कैनोपे लेयर क्या होती है, चलो अभी मैं आपको समझा ही देती हूँ कि क्या होता है ये। वैसे मैं लास्ट में लेके आई थी, चलो पर कोई लास्ट की बात क्या है, समझ लो। यहीं इसी के ऊपर कर देंगे, फिर डिलीट कर देंगे। देखो जो ये कैनोपे लेयर है ये क्या होता है? ये जो हिस्सा है हमारा, एक सेकेंड रुको बेटा, एक सेकेंड हम पिक्चर को ही बड़ा कर लेते हैं या हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और एक पेज एक्स्ट्रा पे चलते हैं, वहाँ पे हम कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है,
ये देखो, ये कौन सी लेयर है हमारी, ये लेयर, इसको बोलते हैं हम कैनोपी लेयर, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो लेवल होता है बड़े पेड़ों की शाखाएं। मान लो ये आपका प्लांट है, ये बड़े वाला प्लांट है, जो इसकी ये शाखाएं हैं, ये शाखाएं हैं, ये शाखाएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी लेयर बोलते हैं, यानी कि टॉल ट्रीज फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर इट रिसीव मैक्सिमम सनलाइट, ठीक है, जो मैक्सिमम सनलाइट को ऑब्जर्व करे उसको हम बोलते हैं क्या, कैनोपी लेयर। फिर सेकंड नंबर पे आती है हमारी अंडर स्टोरी लेयर। अंडर स्टोरी लेयर क्या होती है, जो स्मॉल ट्रीज एंड लार्ज सब्स, यानी कि जो आपकी छोटी झाड़ियां होती हैं, छोटी झाड़ियां, उनको हम बोलते हैं छोटे पेड़। झाड़ियां तो नहीं कह सकते आप, यहाँ पे ये कह सकते हो छोटे पेड़। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, छोटे पेड़ और उनकी जो टहनियां या झाड़ियां होती है, छोटे पेड़ और झाड़ियां। कलर ये दिख ही नहीं रहे, कौन सा कलर लें, ये वाला लेते हैं। क्या होते हैं ये, छोटे पेड़ और आपकी झाड़ियां, कौन से होते हैं, अंडर स्टोरी लेयर। फिर हमारी आ जाती हैं शब्स लेयर। शब्स लेयर देखो, जो ये वाली झाड़ियां दिख रही है ना आपको, ये झाड़ियां, ये झाड़ियां, ये झाड़ियां, झाड़ियां, ये देखो ये वाली चीज, ये वाली दिख रही है, ये वाली, ये वाली, इनको क्या कहते हैं, शब्स लेयर। फिर आती है हमारी हर्ब्स लेयर। हर्ब्स लेयर यानी कि जो आपकी ग्रास होगी, ठीक है, छोटी छोटी प्लांट्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम हर्ब्स लेयर। फिर हमारा फॉरेस्ट फ्लोर आ जाता है। फॉरेस्ट फ्लोर आ गया हमारा, फॉरेस्ट फ्लोर, जहाँ सूखी पत्तियाँ पड़ी हुई मिलती हैं हमें, मृत जीव मिलते हैं, डिकम्पोजर्स मिलते हैं, ठीक है। आई गेस आपको ये लेयर्स समझ में आ गई कि कौन कौन सी लेयर्स कैसी हैं, कि वन की स्तर व्यवस्था कैसी होती है, ये चीज़ आपको आई गेस अच्छे से समझ में आ गई कि ये कैसी होती है, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो हमारी वनस्पति होती है उसके अलग अलग स्तरों में व्यवस्थित होती हैं। पहली कौन सी होती है, कैनोपी लेयर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे बड़े पेड़ होते हैं, सबसे बड़ी शाखाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यही करते हैं, ठीक है, कौन, कैनोपी लेयर। फिर हमारी कौन सी आ जाती है, अंडर स्टोरी लेयर, यानी कि जो आपके छोटे पेड़ और झाड़ियाँ होती है। फिर हमारी शब्स लेयर होती है, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं। फिर हमारी हर्ब्स लेयर होती है, घास और छोटे पौधे होते हैं। फिर हमारे फॉरेस्ट फ्लोर आ जाते हैं, जहाँ सूखी सूखी पत्तियाँ मिलती हैं, हमारे डिकम्पोजर्स और मृत जीव हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई गेस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं फूड चेन इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसे होता है, फूड चेन कैसे होती है, आपकी जो खाद्य श्रृंखला होती है कैसी होती है, कौन सी होती है, टू टाइप्स की होती है, कौन सी होती है, वन इज गेजिंग फूड चेन, जैसे घास, घास को हिरन खा रहा है, हिरन को बाघ खा रहा है। दूसरी कैसी होती है, डेट्रियस फूड चेन। डेट्रियस फूड चेन जो आपकी मृत होती हैं, सूखी पत्तियों पे क्या लग जाता है, फफूंद, फंगी लग गई, उसको फिर केंचुआ खा रहा है, केंचुए को पक्षी खा रहा है। ये दो फूड चेन होती है हमारी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, वन इज गेजिंग फूड चेन एंड सेकंड इज डेट्रियस फूड चेन। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर देखिए एनर्जी फ्लो इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसे होता है, ऊर्जा सूर्य से शुरू होकर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर तक जाती है, यानी कि सन से ट्रीज तक, ट्रीज से हर्बीवरियस तक, हर्बीवरियस से कार्निवियर्स तक, और कार्निवियर्स से आपके डिकम्पोजर्स तक। ये तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से समझा चुकी हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है फॉरेस्ट हमें, क्या फंक्शंस है उसके, सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस करता है। कार्बन को स्टोर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। थर्ड क्या हो जाएगा भाई, क्लाइमेट रेगुलेशन लेके आता है, यानी कि तापमान और वर्षा को नियंत्रित करते हैं। तभी कहते हैं पेड़ काटने नहीं चाहिए, पेड़ हमेशा लगाने चाहिए। अच्छा, हमारा जो सॉइल कंजर्वेशन है, मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकता है, उसको रोकता है। फिर हमारा जो वाटर साइकिल मेंटेनेंस है उसको कायम रखता है, जल चक्र को बनाए रखता है। फिर हमारे जो हैबिटेट्स हैं, जो हमारे जीव हैं, उनको क्या करता है, उनको घर देता है, आवास प्रदान करता है। फिर हमारा जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, जैव विविधता की ये रक्षा करता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करता है, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं उनका पुनर्चक्रण करता है।
समझ में आ गया आई गेस क्या क्या होते हैं इसके फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन होते हैं, दोबारा रिकॉल करो। ऑक्सीजन प्रोडक्शन करता है, कार्बन स्टोरेज करता है, क्लाइमेट रेगुलेशन, सोइल कंजर्वेशन, वाटर साइकिल को मेंटेनेंस करता है, हैबिटेट प्रोविजन करता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करता है, न्यूट्रिएंट रिसाइकिल करता है। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होएगा, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज योर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल लेवल कौन सा होता है, कितने डिग्री तक होता है ट्रॉपिकल लेवल। आपने अगर अर्थ को देखा है तो हमारे टेम्परामेंट जोन और हमारा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्रॉपिकल लेवल है वो सबको पता है, 23.5 से 66, पता है ना। इसी वजह से हमारा जो भारत है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड, एक तो टेम्परेट जोन में, एक ट्रॉपिकल लेवल पे। पता है ना, भूमध्य रेखा के आसपास का जितना एरिया है 23.5 से 23.5 वो क्या होता है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल होता है ना। बस समझ गए अब, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ अधिक वर्षा होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा अमेजोन फॉरेस्ट। कहाँ है अमेजन के जंगल, कमेंट करके बताना मुझे। फिर हमारा आता है टेम्परेट फॉरेस्ट। देखो ये तो हमारे जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक हो गया हमारी अर्थ पे। अगर मैं ये अर्थ मान लूँ तो ये जो है 23.5 डिग्री से लेकर कर्क रेखा से लेकर हमारी मकर रेखा तक बीच में क्या होता है, ये होता है हमारा ट्रॉपिकल, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये एरिया 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ तक, ये क्या होता है हमारा टेम्परेट जोन। क्या होता है, टेम्परेट जोन। और फिर उसके बाद तो आपको पता है पोलर जोन, ठीक है। तो देखिए फिर हमारा आता है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में जहाँ पे आपका मीडियम टेम्परेचर रहता है। फिर हमारे आ जाते हैं एक बोरेल फॉरेस्ट, यानी कि जो ठंडे क्षेत्र के जंगल होते हैं पोलर सिस्टम वाले, जहाँ पे आपके पोल बियर्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपका टाइगा है, टाइगा एरिया, ये सब क्या है, ये हमारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और हमारे बोरल फॉरेस्ट। इम्पोर्टेंस देखते हैं अब हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। सबसे पहले फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए बताओ मुझे, बताओ बताओ क्या क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी के फेफड़े किसको कहा जाता है, हम क्या कह देंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कहा जाता है। ये क्या करते हैं, हमारे जलवायु संतुलन को बनाए रखते हैं, ऑक्सीजन का मेन सोर्स है, हमारे जो जंगली जानवर हैं उनका हैबिटेट है, वन्य जीवों का घर है, प्राकृतिक संसाधन हमें प्रदान करते हैं, यही है इनके इम्पोर्टेंस। फिर अगर बात आ जाए कि थ्रेट्स क्या हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या कमियां हैं। डिफोरेस्टेशन, भाई पेड़ों की कटाई होती जा रही है, जंगलों में आग लगती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो होता जा रहा है इन सब की वजह से, और ओवर गेजिंग होती जा रही है। यही तो थ्रेट्स हैं। और क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं इसके अलावा, पेड़ों को काटना। अभी आपने लास्ट ईयर देखा होगा जब हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी तो कितने जंगलों के, कितने पेड़ों की कटाई के वो बंडल्स बह बह के आगे थे। वो क्या था, फलों की, आपके पेड़ों की कटाई थी। अब जैसे आपके अडानी साहब जी लगे हुए हैं, आपके मोदी साहब जी उनको प्रस्ताव दे रहे हैं और वो काटने पे लगे हुए हैं। चलो ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, बट एट लीस्ट एनवायरनमेंट को तो नुकसान मत पहुंचाओ। कि ये थोड़ी है कि हमारे इस जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन खत्म है, कि उसके बाद पृथ्वी खत्म हो जाएगी। भाई नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, जब उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो क्या छोड़ेंगे, उनको पीने के लिए ढंग का पानी नहीं छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचना। तो देखिए उसके बाद आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जहां हम बात करते हैं वनारोपण की, अफोरेस्टेशन की, सोशल फॉरेस्ट्री की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की, फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो देखिए जो हमारे अभी तक हमने देखा। अच्छा मुझे एक बात आओ, एनर्जी फ्लो किन्होंने दिया था, अभी हम कर रहे थे, अभी तक जो हम करते आ रहे हैं उसमें हमने क्या क्या कर लिया। फॉरेस्ट इकोसिस्टम सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। प्रोड्यूसर्स जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। फॉरेस्ट फ्लोर पर डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑक्सीजन प्रदान करता है।
ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखता है। यह हमारे जो डेट्रोइस्ट फूड चेन है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है भाई, वो जो नेचर से हमें मिला हुआ है, प्रकृति का एक महत्वपूर्ण तंत्र है, एक महत्वपूर्ण सिस्टम है जो जलवायु संतुलन, जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तथा जीवन के अस्तित्व के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के संरक्षण हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदम कौन से हैं, कौन से हैं इम्पोर्टेंट स्टेप्स टेकन फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंजर्वेशन। क्या है जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे साइंटिस्ट हैं या हमारे जो इंटरनेशनल संगठन हैं, जिनको जैसे आपका IUCN हो गया और भी संगठन है, इनके द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जैसे सबसे पहला ही क्या होता है, वनारोपण। भाई पेड़ लगाओ, नए नए पेड़ लगाओ, खाली भूमि पर जंगल बनाओ। उद्देश्य क्या है, हरित क्षेत्र बढ़ाना, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना और आपका सॉइल कंजर्वेशन, मृदा का संरक्षण करना। जैसे फिर दोबारा रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन क्या होता है, दोबारा जहाँ से पेड़ काटे जा चुके हैं, जो जंगल काटे जा चुके हैं, वहाँ पर दोबारा पेड़ लगाया जाए। कटे हुए जंगलों को फिर से विकसित करना। वन कटाई के बाद दोबारा पौधा लगाना ही क्या होता है, हमारा रिफोरेस्टेशन होता है। फिर हमारी क्या आ जाती है, सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि जो सामाजिक वानिकी होती है, जो हमारे गांव होते हैं या हमारे घर के बाहर लगा लो, पेड़ लगा लो, कोई खाली पार्क वगैरह लगे उसमें पेड़ लगा लो, मंदिरों के पार्कों में पेड़ लगा लो, अपने घरों में गमले रख लो, ये चीज़ कर लो। इसको हम क्या कहते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री। गांव और सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाना, लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। फिर हमारा आ जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि कृषि वानिकी, खेत और पेड़ों को एक साथ विकसित करना। ठीक है, जैसे उससे आपका मिट्टी संरक्षण होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, हमारी बायोडाइवर्सिटी डेवलप होगी। फिर हमारा आ जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। सबको पता है वन अधिनियम कब आया था, 1980 में आया था। भारत सरकार द्वारा लाया गया था ताकि जंगलों की कटाई को कंट्रोल किया जा सके, कानून बनाया जा सके, फॉरेस्ट लैंड को अन्य कार्यों में बदलने पर नियंत्रण लगाया गया। फिर जैसे हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण कब आया था, 1972 पे, जो हमारे वन्य जीव हैं उनके आवास उनको सुरक्षा हेतु। फिर हमारी आई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इनके बारे में भी हम कंप्लीट करेंगे। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसको भी कंप्लीट करेंगे, पर अभी इस चीज़ को समझ लो जितना करवा रही हूँ। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या होती है, इसका उद्देश्य ही क्या है कि देश में कम से कम 33% क्षेत्र पे वन होना चाहिए और पर्यावरण संतुलन बनाना चाहिए। फिर आ जाता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं JFM, यानी कि जो हमारे लोकल लोग हैं या गवर्नमेंट है, इनकी एक संयुक्त भागीदारी हो जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण लोगों को वन संरक्षण से इसको जोड़ना। फिर आ जाता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कमेंट में बताना मुझको। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता और जंगलों की सुरक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे आपका सुंदरबन बायोस्फीयर हो गया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। फिर हमारे नेशनल पार्क हैं, हमारे कितने नेशनल पार्क हैं टोटल, ये भी मुझे बताना। और जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है भाई, वन्य जीवों और वन क्षेत्रों की सुरक्षा करना। जैसे हमारा जिम का बोर्ड नेशनल पार्क है जो आपके उत्तराखंड में है, हमारा कांजीरंगा नेशनल पार्क है जो आपके वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, फिर आ जाता है वेस्ट बंगाल में नहीं, वेस्ट बंगाल और आसाम, थोड़ा सा हिस्सा इसका वेस्ट बंगाल में और इसमें आसाम में पड़ता है। जैसे आपका मानस हो गया आसाम में, ठीक है, गिर हो गया गुजरात में, और कौन कौन से हैं, पेन हो गया, केन हो गया, ठीक है, और आपके जैसे सरसिका हो गया राजस्थान में। ठीक है, ये नेशनल पार्क्स हो गए हमारे, ये मुझे बताना, कमेंट करना जितने भी हों। फिर हमारा आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ डिफोरेस्टेशन, जैसे अवैध कटाई को रोकना, पेड़ों की सुरक्षा हेतु कड़े कानून बनाना। फॉरेस्ट फाइल मैनेजमेंट यानी कि जो आग है उसको रोकने के उपाय कैसे करें, जंगलों में जो आग लगती है,
इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, फायर लाइंस बनानी चाहिए। फिर हमारा आ जाता है जैसे सॉइल वाटर कंजर्वेशन। सॉइल वाटर कंजर्वेशन यानी कि भी मिट्टी का जो अपरदन हो रहा है उसको रोकना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपके एसडीजी हैं, जंगलों का उपयोग इस प्रकार करना कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे। और एक होता है हमारा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जैसे लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। जैसे आपका वन महोत्सव बनाया जाता है, जैसे आपका चिपको मूवमेंट है। चिपको मूवमेंट का नेतृत्व किन्होंने किया था? सुंदरलाल बगाना ने किया था ना बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने। इनका उद्देश्य क्या था? कि पेड़ों की कटाई को रोकना। लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और उन्हें काटना, जैसे कहाँ हुआ था ये? स्टार्ट उत्तराखंड में। फिर हमारा क्या था? ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन जो हमारी भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्लान है, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, क्लाइमेट चेंज को कम करना। जैसे आपके अगर हम इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात करें तो जो आपका REDD+ है, जो डिफोरेस्टेशन कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय योजना है। जैसे आपका UNEP हो गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो गया, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। जैसे इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? जैसे सैटेलाइट मॉनिटरिंग होगी, GIS मैपिंग होगी, ड्रोन सर्विलेंस हो गए, आपके डॉपलर इफेक्ट्स हो गए। ये सब किस में आते हैं? यानी कि जंगलों की निगरानी की जा सके। फिर हमारा जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या हो गया भाई? स्थानीय जो लोग हैं हमारे, उनको फॉरेस्ट मैनेजमेंट में शामिल करना, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की भूमिका निभाना। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया कि भाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया? 1988 में, 1980 में आया था। ठीक है, जंगल संरक्षण हेतु बनाया गया था। सोशल फॉरेस्ट्री में जनता भागीदारी होती है। चिपको मूवमेंट पेड़ों की रक्षा के लिए हुआ था। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सरकार और जनता दोनों शामिल होती है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का लक्ष्य ही क्या था? कि 33% फॉरेस्ट कवर हों। बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता संरक्षण के लिए बनाए जाते थे। ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य फॉरेस्ट कवर बढ़ाना होता था। तो इन सब पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी वन पारिस्थितिकी तंत्र है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, पृथ्वी के जीवों का आधार है। इसके संरक्षण के लिए सरकार, समाज और प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। ठीक है, आगे अभी करें या लेक्चर लंबा हो जाएगा? अगर आपका करने का मन है तो कर लो। चलो एक कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं? हम करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं एक्स्ट्रा में? हम फॉरेस्ट कलर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? 1980 में आया था। यानी कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि हमारी भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था 1980 में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पर्यावरणीय कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य ही क्या था? वनों की कटाई को रोकना और वनों का संरक्षण करना। क्या हुआ था भाई? 1970 का जब टाइम पीरियड आया, ये दशक आया 1970 to 80 का, तो इसमें भारत में ना काफ़ी तेज़ी से जंगलों की कटाई शुरू होने लगी थी। वन क्षेत्रों की जो हमारी वन क्षेत्र थे, जो हमारे फॉरेस्ट लैंड थे, इनको खेती के लिए, उद्योग के लिए, सड़क बनाने के लिए, बांध के लिए और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए इनका उपयोग किया जा रहा था। इससे क्या हुआ? हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका संतुलन बिगड़ गया, मृदा अपरदन होने लगी, जलवायु परिवर्तन हुआ, जैव विविधता को हानि हुई। ये सारी समस्याएं बढ़ने लगी और इन समस्याओं को रोकने के लिए 1980 में क्या हुआ? एक कानून पास हुआ, एक एक्ट पास किया गया। कौन सा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980। लागू कब हुआ? 1980 में। कब लागू हुआ? 1980 में। और इसका संशोधन भी कब हुआ? संशोधन भी हुआ था इसमें। वो संशोधन भी कब हुआ? आपका 1980 में ही इसमें संशोधन कर दिया था। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो भाई वनों की कटाई को रोकना, फॉरेस्ट लैंड का गैर वन कार्यों में उपयोग नियंत्रित करना, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना, जो हमारे जैव विविधता है उसका संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। अगर हम बात करें कि भाई इन प्रोविंस
जो ये एक्ट आया था इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं, तो सबसे पहला आपको क्या करना होता है, हमें जो हमारी केंद्रीय सरकार है, कौन सी, जो हमारी सेंट्रल, एक सेकेंड, जो हमारी सेंट्रल सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार की। कोई भी राज्य हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य हो, उसको सेंटर से क्या लेनी पड़ती है? अनुमति लेनी पड़ती है। सेंटर से अनुमति लेगा, ताकि वन भूमि को गैर वन कार्यों में ऐसे नहीं बदल सकता, डायरेक्ट पेड़ों की कटाई नहीं कर सकता। क्या परमिशन लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोई भी स्टेट हो। फिर सेकंड क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी। नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी, जो हमारे फॉरेस्ट लैंड है उसका उपयोग किन कार्यों के लिए अनुमति उनको नहीं मिलती, अनुमति नहीं किया जा सकता। कैसे? उद्योग के लिए, खनन के लिए रिस्ट्रिक्शंस है इन चीज़ों पे, सड़क निर्माण के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस है सारे, बांध निर्माण के लिए और कृषि विस्तार के लिए, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। यानी कि इनको जो ये हमें निम्न कार्यों के बिना अनुमति काम नहीं किया जा सकता कृषि विस्तार के लिए, ठीक है, इनको परमिशन की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट, फिर क्या होता है भाई? थर्ड नंबर पे क्या जाता है? प्रोटेक्शन की बात करते हैं ये, प्रोटेक्शन ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, यानी कि आरक्षित वनों की सुरक्षा निश्चित की जाती है। अफोरेस्टेशन रिक्वायरमेंट, फिर क्या होता है? अफोरेस्टेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी परियोजना के लिए वन भूमि का उपयोग किया जाता है उतने में पुनः वृक्षारोपण करना आवश्यक होगा। जितने एरिया में आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया है उतने ही एरिया में आपको पेड़ों को लगाना होगा। क्या लगाते हैं हम लोग? सिर्फ ये कानून बनाए हुए हैं, पर इन पे काम तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी चीज को बोलते हैं कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? कंपनसेशन नहीं कहते, यानी कि जितने में प्रोजेक्ट लगाया है उतने एरिए में दोबारा पेड़ लगाने पड़ेंगे, वृक्षारोपण करना, यही होता है कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन। फिर क्या होता है? जैसे हमारी एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी, केंद्र सरकार एक सलाहकार समिति बनाती है फॉरेस्ट डाइवर्जेशन प्रपोजल की, जो जांच करते हैं। फिर देखो, जो नॉन फॉरेस्ट पर्पस का अर्थ क्या होता है? नॉन फॉरेस्ट पर्पस का, नॉन फॉरेस्ट पर्पस का मीनिंग ही क्या होता है? जैसे आपका खेती, उद्योग, खनन, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, ये क्या बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं नॉन फॉरेस्ट पर्पस। और अगर हम इसमें अमेंडमेंट की बात करें, अमेंडमेंट्स, एक तो 1980 में हो गया था, एक 1988 में हुआ भाई, एक अमेंडमेंट संशोधन हुआ। इसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को और भी मजबूत किया गया, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ और लोकल पीपल हैं इनकी भूमिका बढ़ाई गई, ठीक है। इस कंजर्वेशन में हमें जैसे डिफोरेस्टेशन कंट्रोल करना पड़ता है भाई, जंगलों के अंधाधुंध कटाई को कम करना पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन करना पड़ता है, एनवायरमेंटल बैलेंस बनाना पड़ता है, सॉइल कंजर्वेशन पे काम करते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन पे काम करते हैं, ठीक है। जो ये कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन है ना, इसमें एक चीज़ है, जैसे मान लो आपने 100 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड उपयोग की, तो किसी दूसरे 100 हेक्टेयर में ही आपको क्या करनी पड़ेगी? प्लांटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ भाई, इस अधिनियम की आलोचना भी हुई, जैसे परियोजनाओं को मंजूरी में देरी हुई, स्थानीय लोगों के अधिकारों से जुड़े विवाद आए,
कुछ क्षेत्रों में कानून कमज़ोर हुआ। जैसे आपका इससे रिलेटेड अगर हम मूवमेंट्स देखें तो जैसे हमारा जो चिपको मूवमेंट्स था, कौन सा था? चिपको मूवमेंट, यानी कि चिपको आंदोलन था, जिसका नेतृत्व किन्होंने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है। जैसे आपके इसके अंतर्गत और कौन सी पॉलिसी आई? जैसे आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1988 की, यानी कि देश में कम से कम 33% क्षेत्रों पे क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। देखो क्या होता है, एक होता है डिफोरेस्टेशन, यानी कि जो जंगलों की कटाई कराते हैं। एक होता है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या होता है? जो नए पेड़ लगाए जाते हैं। एक होता है रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन का मतलब पुनः वन संरक्षण। और एक होता है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, यानी कि बदले में वृक्षारोपण करना। तो हम यहाँ से क्या समझे? हमने ये देखा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था? वनों की रक्षा करना। फॉरेस्ट लैंड और नॉन फॉरेस्ट यूज़ में बदलने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन इस अधिनियम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। 1988 में इसमें काफ़ी संशोधन किए गए थे। इस अधिनियम में डिफोरेस्टेशन रोकने में सहायता करता है। तो टोटल कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, भारत में वनों और पर्यावरण की रक्षा हेतु बनाए गए एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसमें जंगलों की अंधाधुंध कटाई को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। ये फॉरेस्टेशन का आपका जो खाद्य श्रृंखला जितना करवाया, सिर्फ उसका पिक्चर है और कुछ नहीं है। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।